अब हम लोग चलते हैं इसकी तीसरी एप्लीकेशन के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं, स्फेरिकल सेल की बजाय हम लोग बात करेंगे अभी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। किसकी? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करता हूं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि अगर आपका पहले इससे जो पहले वाला जो टॉपिक अभी जो हमने किया ही है स्फेरिकल सेल का, तो स्फेरिकल सेल अगर आपकी कंडक्टिंग है चाहे आपकी नॉन कंडक्टिंग है, स्फेरिकल अगर सेल है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम रहेंगे जो हमने यहाँ पे किए थे। अभी ये हमने किए थे कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए भी सेम रहेंगे। उसके अलावा अगर आपका सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग है, सॉलिड स्फीयर कैसा है? कंडक्टिंग है। फिर से सुन लो, तीन चीजों के रिजल्ट सेम रहेंगे। होलो स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग हो, होलो स्फेरिकल सेल नॉन कंडक्टिंग हो और सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग हो, उन सभी के लिए रिजल्ट सेम रहेंगे। जो डेरिवेशन मैंने आपके लिए किया है सेम ग्राफ आएगा, सेम डायग्राम आएगा, सेम आपके फॉर्मूले आएंगे इनसाइड आउटसाइड के लिए। अब हम लोगों को एक रह गया, वो कौन सा? आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। मतलब अभी आपका डाइलेक्ट्रिक का स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, रबर का है, प्लास्टिक का है, कपड़े का है, किसी का हो सकता है, सॉलिड स्फीयर है। अगर होलो होता कंडक्टिंग में तो आपका सेम रिजल्ट है, होलो होता नॉन कंडक्टिंग में सेम रिजल्ट से, और आपका होलो होता कंडक्टिंग, होलो होता नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड होता कंडक्टिंग तो सेम रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, चाहे वो होलो हो चाहे सॉलिड हो। अब हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होगा? इस बार हम लोग जो है इसके इनसाइड भी बात करेंगे, ठीक है ना। यानी इनसाइड इस बार जीरो नहीं होगा। देखिए पहला केस में लेके चल रहा हूं आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, यानी स्फीयर के बाहर की बात कर रहा हूं। तो जब मैं स्फीयर के बाहर की बात करूंगा तो मेरे लिए स्फीयर कैसा है? सॉलिड हो गया। इस बार कह रहा है कि आउटसाइड किसी पॉइंट पे निकालना है, तो पहले वाले की तरह मैं आउटसाइड में एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, ठीक है ना। उस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं वहां पे रेडियस आर मानते हुए एक गोजन सरफेस बनाता हूं। तो मैंने गोजन सरफेस जो बना लिया है उसका एरिया एलिमेंट मैंने ds मान लिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट। उसके बाद में उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने डायरेक्शन को यहाँ पे डिनोट किया है, मैंने n वेक्टर बनाया उसका, दोनों में एंगल देखा मैंने 0 डिग्री है। तो मैं सेम कहानी रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी इस वाले पॉइंट के लिए चाहिए सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग हो, होलो स्फीयर हो, इसमें चारों केस के लिए सेम रिजल्ट आएगा। यानी आपका होलो स्फेरिकल सेल है, चाहे आपका सॉलिड स्फीयर है आपका, चाहे वो आपका कंडक्टिंग है, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग है, होलो है, सॉलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटसाइड किसी पॉइंट पे निकालते हो, क्यों? क्योंकि जब हम लोग आउटसाइड किसी पॉइंट पे होते हैं तो हमें इस बात से मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारा एक मतलब क्या लक्ष्य क्या होता है हमारा, कि उस गोजन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वो चार्ज कहां पे पड़ा है उससे कोई मैटर नहीं करता। गोजन सरफेस के अंदर आने वाले चार्ज, या सारा चार्ज चाहे यहां पे पड़ा हो, सारा चार्ज यहां पे पड़ा हो, चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोजन सरफेस के अंदर वाला चार्ज लेना अपने को, और अंदर तो चार्ज अभी भी क्यों ही है, चाहे होलो हो, सॉलिड हो, कैसा भी हो, तो सेम रिजल्ट आएगा। देखिए ई डॉट ds, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है तो ई ds cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है। फिर इसका एरिया जो है आपका 4πr² ही आएगा। सेम रिजल्ट लेके चलना अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर। अब हम लोग आते हैं कहां पे? सरफेस के ऊपर आते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एट सरफेस। जैसे ही सरफेस पे आएंगे तो देखो क्या होता है। सरफेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आपका आएगा KQ/r²। सरफेस पे जैसे आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये r² हो जाएगा। मतलब R का मतलब कैपिटल R का मतलब यहाँ पे सरफेस पे आएगा तो रेडियस आपकी R हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, K की वैल्यू पुट करते हैं 4πε0 अपॉन में r²। ऊपर कौन है? चार्ज। अब चार्ज जो है इसके ऊपर हमको पता है, चार्ज के साथ हमको एक बात और पता है, यहाँ पे इसका पता है हमें रो, ठीक है ना। जब सॉलिड की बात आती है तो हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताओ क्या होती है इसकी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमें पता है 4/3πr³ होता है, और चार्ज इसका कितना Q है, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? रो इंटू वी। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए रो इंटू वी। वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 आपका πr³, 4/3πr³। तो क्या होगा? 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से क्या हो गया? एक r, 2 पावर r की खत्म हो गई, तो हमारे पास बच गया r रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, r रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन नोट की जगह हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? एप्सिलॉन करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग जो है मीडियम के ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब हम लोग जो है इसकी जगह क्या लेंगे? r रो अपॉन में क्या लेंगे? 3 एप्सिलॉन लेंगे, ठीक है ना। क्लियर बात समझ में आई? तो ये था आपका एट सरफेस, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा।
क्लियर? क्या बात समझ में आई? अब हम लोग चलते हैं कहां पे, इनसाइड। अब इनसाइड में मजा आएगा। इनसाइड में क्या करना अपने को, नंबर 3 पे, इनसाइड किसी सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए इस बार मैंने क्या किया है, इसके अंदर किसी पॉइंट को मैंने कंसीडर किया है, सेम स्टोरी अपने को रिपीट करनी है, लेकिन यहां पे हमने लिखा E डॉट डी ऐसे इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में अपसाइलन। अपसाइलन नोट की जगह मुझे क्या लिखना है, अपसाइलन ही लिखना है, क्योंकि मैं मीडियम के अंदर आ गया हूं इस बार। चलिए अब देखिए यहां पे एक दिक्कत आती है, अपने को सब चीजें पता है, अपने को एरिया भी पता है कितना होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया भी लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेंगे, एंगल भी पता चल गया, एंगल 0 डिग्री होने वाला है। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिए, E इंटू डी एस कोस 0 1 होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में अपसाइलन। अपने को यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चार्ज निकालना। अगर आपका होलो स्फेरिकल सेल थी या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है, चार्ज भी अंदर 0 होता है, सारा चार्ज सरफेस पे होता है, इसलिए चार्ज हम लोगों को पता था कि 0 आया था। लेकिन अभी जो है आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, रबर का स्फीयर है, तो उस केस में जो चार्ज इस कंडक्टर स्फीयर को दिया जाएगा वो इसके सरफेस पे ना होके कुछ चार्ज इसके बॉडी के अंदर भी होगा। इसलिए अगर मैं इस छोटे वाली गॉसियन सरफेस की बात करूं तो इस छोटे वाली गॉसियन सरफेस के अंदर भी थोड़ा बहुत चार्ज आएगा ही आएगा। कंप्लीट चार्ज कितना बताओ, कैपिटल क्यू है आपका, लेकिन अंदर भी थोड़ा बहुत चार्ज आएगा, उसको मैं मान लेता हूं क्यू डैश। क्या मान लेता हूं, क्यू डैश। लेकिन मुझे नहीं पता कि अंदर कितना चार्ज आएगा, तो मैंने उसको क्यू डैश माना हुआ है, तो मैं यहां पर लिखता हूं क्यू इनक्लोज की जगह क्यू डैश लिखता हूं। मुझे क्यू डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यही मेरा काम है। तो यहां पे आएगा E इंटू डी एस, डी एस कितना बताओ, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन में अपसाइलन। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा आपका क्यू डैश अपॉन में 4 पाई अपसाइलन आर स्क्वायर। ध्यान रखना है ये अपसाइलन है और ये आपका E है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है, लेकिन मुझे छोटा सा काम करना है, क्या, मुझे क्यू डैश निकालना है, ठीक है ना, और क्यू डैश की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए पुट कर देंगे। अभी कैसे निकालेंगे बताओ, मेरे को पता है चार्ज डेंसिटी रो आपकी कितनी होती है, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। क्या होती है, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो मुझे रो का पता है और मुझे वॉल्यूम का पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, चार्ज निकाल सकता हूं, क्यू डैश। तो क्यू डैश मुझे निकालना है, तो क्यू डैश कितना होगा बताओ, क्यू डैश इज इक्वल टू रो इंटू वी। रो तो उसके क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और आपको पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंप्लीट स्फीयर के अंदर क्या होती है, सेम होती है, चाहे आप यहाँ पे पूछ लीजिए, यहाँ पे पूछ लीजिए, यहाँ पे पूछ लीजिए, कंप्लीट स्फीयर का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करना, मुझे चाहिए वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी तो मुझे पता है वो सेम होती है, लेकिन मुझे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम किसकी, जितने स्फीयर में अपने को चार्ज निकालना है उसकी वॉल्यूम लिख दीजिए। तो उसकी वॉल्यूम तो आपको पता है कितनी बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये और बता दीजिए कि स्मॉल आर आएगी कैपिटल आर आएगा, यहाँ पे आएगा स्मॉल आर। क्या आएगा, स्मॉल आर, क्योंकि हमने जो स्फीयर हमने गॉसियन सरफेस माना है वो स्मॉल आर रेडियस का माना है। तो यहाँ पे आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये उठा के पुट कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो E बराबर आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में क्यूब में से कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन। मेरे पास में क्या बचा, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। जैसा कि आप सरफेस वाले पे देख पा रहे हो, आपका आंसर कितना था, आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये भी कितना है, आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन। मतलब आपको स्मॉल आर की जगह क्या करना है, ओनली कैपिटल आर को क्या करना है, रिप्लेस करना है, बाकी रिजल्ट्स आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया है आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सरफेस पे निकाल लिया, मैंने उसके इनसाइड भी निकाल लिया, मैंने उसके आउटसाइड भी निकाल लिया। अब मेरा काम रह गया है सेंटर पे निकालना, एट सेंटर पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इनसाइड वाले को E इज इक्वल टू आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। मतलब आर की जो वैल्यू है वो आपकी स्मॉल आर की जो वैल्यू हो वो अगर मैं 0 कर दूं तो मैं कहां जाऊंगा, सेंटर पे। भाई स्मॉल आर किसकी रेडियस है, इस छोटे वाले स्फीयर की। अगर मैं इस आर को 0 कर दूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब अगर मैंने आर को 0 कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि आपका न्यूमरेटर में आर है और न्यूमरेटर की टर्म को 0 कर दोगे तो सारा ही रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका एट सेंटर आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 इंटू रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन। तो आपका आएगा 0, यानी
होलो स्फेरिकल सेल के लिए, सॉलिड स्फेरिकल होलो स्फेरिकल सेल के लिए आपका कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग हो, तो आपके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेंटर पे भी जीरो होता है, इन साइड भी जीरो होता है, सरफेस पे अलग होता है, बाहर अलग होता है। लेकिन जब हम लोग कंडक्टिंग की बजाय नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो सेंटर पे तो जीरो होता है लेकिन सरफेस पे जीरो नहीं होता। सेंटर पे तो जीरो होता है, सरफेस पे जीरो नहीं होता, इनसाइड भी जीरो नहीं होता और आउटसाइड भी जीरो नहीं होता, केवल सेंटर पे जीरो होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मेन काम है वो क्या रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ग्राफ बनाना। तो इसका ग्राफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं यहाँ पे से ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखो रिजल्ट्स आपको पता है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वाई एक्सिस के ऊपर तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ, आर ले रहा हूँ, रेडियस, ये आपका ओरिजिन हो गया। देखिए शुरू में आपका देखिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब आपका ग्राफ स्टार्ट होगा कहाँ से, ओरिजिन से। सेंटर से लेके जब मैं आपका सरफेस पे जाता हूँ, आर रेडियस तक जाता हूँ, तो देखिए इनसाइड कितना होता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ध्यान से देखिए तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर। यानी सेंटर से लेके सरफेस तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली टू आर। यानी आर जैसे जैसे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे बढ़ेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा। ये जो रेडियस है आपकी ये हो जाएगी आपकी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यानी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर से लेके और जीरो तक यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है कॉन्स्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका आएगा ई प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे हम लोग सरफेस पे पहुंचेंगे तो आपका कितना आएगा, आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का मतलब वो तो फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई मैक्सिमम सरफेस के ऊपर, सेंटर पे जीरो, इसमें मैक्सिमम, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है। उसके बाद में देखिए ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैंने बोला था कि आउटसाइड के लिए तो सभी के लिए क्या आएगा, चारों केस के लिए सेम ही आएगा, चाहे वो कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, होलो हो, सॉलिड हो, सभी के लिए सेम आएगा। तो ये जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ये लीजिए, ये बोलते हैं ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और ये लिखता हूँ ई प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू, ठीक है। ये इसकी आपकी एप्लीकेशन नंबर कितनी है, एप्लीकेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब इसकी लास्ट एप्लीकेशन और रह गई है, वो और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसकी लास्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन, ठीक है। लास्ट जो एप्लीकेशन है आपकी वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट ऑफ चार्जेज, ठीक है ना, प्लेन सीट ऑफ चार्जेज। मतलब यहीं से आपका कैपेसिटर, जो आपका कैपेसिटर का जो टॉपिक होता है वो यहीं से जनरेट होता है, कैपेसिटर का जो ओरिजिन है वो यहीं से आएगा। इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है इसमें हम लोगों को क्या पूछा गया है कि हमारे पास एक प्लेन सीट ऑफ चार्जेज है, और मैं यहाँ पे एक वर्ड लगा रहा हूँ इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्जेज, ठीक है ना। एक्चुअल में इनफाइनाइट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, इनफाइनाइट का मतलब है एक रिलेटिव टर्म। यहाँ पे आपका जो सीट जो हम लोग ले रहे हैं वो इनफाइनाइट का मतलब है सीट तो आपकी छोटी ही है, उसका साइज फाइनाइट है, लेकिन जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट के लिए हम लोग जहाँ भी वो पॉइंट कंसिडर करेंगे उस पॉइंट के हिसाब से वो सीट क्या मानी जाएगी, इनफाइनाइट मानी जाएगी। जैसे कि अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल पास में एक पॉइंट लूँ तो उस पॉइंट के लिए अगर मैं यहाँ से बिल्कुल पास से देखता हूँ तो मेरे लिए ऊपर ब्लैक बोर्ड, लेफ्ट में ब्लैक बोर्ड, राइट में ब्लैक बोर्ड और नीचे भी ब्लैक बोर्ड है या फिर व्हाइट बोर्ड है। इसका मतलब है व्हाइट बोर्ड जो है मैं क्या कर सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ इट इज ए इनफाइनाइटली लार्ज शीट, ओके। और इसको चार्ज शीट बोला है, तो मैंने इनफाइनाइटली लार्ज शीट मैंने कंसिडर कर ली है। देखिए ये वाली इनफाइनाइट लार्ज शीट ऑफ चार्जेस मैंने कंसिडर कर ली है। इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया है, ये लीजिए पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सीट के ऊपर। और ये जो सीट है ये थिन सीट है, कैसी सीट है, थिन सीट है। बाद में हम लोग इसका केस पढ़ेंगे स्पेशल थिक सीट के लिए, ठीक है। थिन सीट का मतलब है इतनी पतली सीट है कि इसका जो चार्ज है वो एक ही चार्ज आ पाया है। अगर थोड़ी सी मोटी सीट लेते हैं तो चार्ज उसके दोनों साइड में आएगा, इसलिए बहुत पतली सीट लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके बिल्कुल पास में, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पिल बॉक्स कंसिडर करता हूँ। कैसा बॉक्स, पिल बॉक्स, ठीक है ना। पिल बॉक्स का मतलब होता है ये मैंने सर्कुलर शेप का मैंने कोई एरिया मान लिया, स्मॉल एरिया। इस कंप्लीट शीट का एरिया मैं ए मान लेता हूँ या एस मान लेता हूँ, और इस छोटा सा जो एरिया है उसको मैं ds मान लेता हूँ। तो मैंने छोटा सा पिल बॉक्स कंसिडर कर लिया सर्कुलर शेप का, और ये वाला जो है इसके इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, इसके पीछे वाले साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो पीछे वाला जो हिस्सा है इसका वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है,
तो उसलिए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करते हैं लेफ्ट साइड में और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कहाँ पे, राइट साइड में, जो इसके पीछे से आया हुआ है। इसको मैं डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ, ये लीजिए, ठीक है ना। ये इसका आउटर फेस है, यहाँ पे जो आउटर फेस है मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, और इसका जो पीछे वाला जो फेस है उसको मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं इसको अच्छे से समझ सकूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का गोजन सरफेस यहाँ पे बन गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इस गोजन सरफेस के लिए देखिए, ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो बीच वाला एरिया, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो लेंथ है वो L मान लीजिए, यहाँ पे जो लेंथ है वो L मान लीजिए। ये जो लेंथ है इसका हमने L ही क्यों माना, तो इसके लिए हम लोग इसके रिजल्ट में देखेंगे कि जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हम लोग जो पिल बॉक्स का जो रीजन है उसकी जो लेंथ है वो चाहे कितनी भी ले ले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में यहाँ पे लेंथ है ही नहीं, हम लोग तो इसके बिल्कुल इसके पास है, ठीक है ना। ये बहुत ही पतला सा एक एरिया है, इसलिए इसकी थिकनेस बहुत कम है, केवल समझने के लिए हम लोग आए हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ओनली दो ही एरिया है, एक ये वाला सरफेस एरिया है, इसका नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करता हूँ इस साइड में, इस वाले के लिए नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करता हूँ इस साइड में, ठीक है ना, हो गया। अच्छा, अब उसके बाद में क्या करना है अपने को, इस शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए, बताइए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, बताओ, डाइवर्जिंग होता है, इससे दूर भागने वाला होता है। तो प्लेन शीट जो है वो इनफाइनाइट है ऊपर नीचे, तो इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बाहर की तरफ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, इसके लिए ड्रॉ करेंगे तो किधर आएगा, इसी तरफ आएगा। इसका मतलब मैंने दोनों एरिया के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर लिया है, मेंशन कर लिया है, और नॉर्मल जो वेक्टर वो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब आसान काम हो गया, दोनों का फ्लक्स निकालिए बारी बारी। फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस का क्या आएगा, φ2 आएगा। पहले का फ्लक्स निकालेंगे E1 डॉट ds1, यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, इंटीग्रल E2 डॉट ds2, ठीक है ना। और दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना अपने को, दोनों का एंगल आपको पता है कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू E1 ds1 कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस 0 1 होता है, इंटीग्रल प्लस में E2 इंटीग्रल आपका ds2, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों का जो एरिया है वो सेम है, इसका एरिया भी उतना ही है और इसका एरिया भी उतना ही है। स्मॉल एरिया का इंडिकेट करेंगे तो कंप्लीट एरिया आएगा, तो यहाँ पे आएगा E1 इंटू एस, प्लस में क्या आएगा E2 इंटू एस। आप देख पा रहे हैं कि दोनों का एरिया सेम है, तो दोनों के ऊपर चार्ज भी क्या आएगा, दोनों साइड में सेम आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों का सेम आएगा। तो मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 2 इंटू E1 इंटू एस, ठीक है ना, या फिर 2 इंटू E इंटू एस मान लेते हैं, ठीक है ना। टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना आएगा, 2 इंटू ई इंटू एस आएगा। दोनों को क्या कर लिया मैंने, जोड़ दिया। जोड़ा क्यों है, क्योंकि फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। नेट फ्लक्स आपका जो आएगा दोनों का जोड़ के आ जाएगा हमारे पास फाई आ गया है 2ES इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नोट होता है कि नहीं होता है। इसके ऊपर कंप्लीट चार्ज कितना मान लो, क्यू मान लो, क्यू अपॉन में कितना है एप्सिलॉन नोट। अब मुझे बताइए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया। तो इसका एरिया मैंने कितना मान रखा है, एस मान रखा है, तो चार्ज अपॉन एरिया हो गया है। यहाँ से क्यू कितना आएगा, सिग्मा इंटू एस, कितना आएगा सिग्मा इंटू एस, तो पुट कर दीजिए सिग्मा इंटू एस अपॉन में एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे एस से एस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सॉलिड स्फेरिकल सेल के लिए सरफेस पे निकला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये आ गया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वीडियो नंबर 2 के अंदर। हमने वहाँ पे किसी भी सॉलिड डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा था। तो डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकाला हमने तो कितना आया था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट आया था। आप याद करो उस रिजल्ट को। तो ये सीट जो है वैसे ही तरह काम कर रही है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट इसका रिजल्ट आएगा, और वही आया है, ठीक है ना। ये देखिए आप रिजल्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आर का कोई फैक्टर नहीं है, इसका मतलब इसकी जो लेंथ है उस पर डिपेंड नहीं करता। इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड है जो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना। दोनों ही साइड में, इधर भी कितना आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, और इधर भी कितना आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। वो तब आएगा जब आपकी कैसी सीट हो, थिक सीट हो, ठीक है ना। अब देखते हैं अगर हमारे पास में सीट थिन ना होकर क्या होती, थिक होती। तो ये थिक सीट का केस ले लीजिए। यहाँ पे मैंने जो है एक थिक सीट ले ली है, थोड़ी सी मोटी ले ली है, और यहाँ पे लीजिए जब सीट थिक होती है तो क्या होता है, चार्ज उसके दोनों साइड में अलग अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिया था मैंने, जो चार्ज यहाँ पे रखा था वही चार्ज पीछे की साइड में दिख रहा था आपको। यहाँ पे दोनों साइड में चार्ज होता है। तो देखिए क्या होगा, इस वाले सरफेस के लिए जो सामने से दिख रहा है, इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। और पीछे वाला जो सरफेस है उसके लिए भी इधर कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। पीछे वाले सरफेस के लिए इधर कितना होगा,
सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और आगे वाले सरफेस के लिए उधर कितना होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो दोनों एक शीट के लिए दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसे ही इस वाली शीट के लिए दोनों साइड में होगा, पीछे वाले चार्ज के लिए भी दोनों साइड में होगा। और जैसे कि अगर हम लोगों ने मान लिया कि दोनों साइड में सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ इधर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी कितना आएगा आपका सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर आपकी थिन शीट है तो आपका आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और थिक शीट है तो आपका आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्जेज। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ स्पेशल केस में आपको बताता हूं जो कि आपको बहुत काम आने वाले आगे कैपेसिटर जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स सेकंड में, जब हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास में एक प्लेन शीट है, ये वाली शीट प्लेन शीट मैंने मान ली, ठीक है ना। और एक प्लेन शीट जो है मैं और लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ये लीजिए, ठीक है ना। दोनों सीट मैंने पैरेलल मान लिए। इस बार मैं दो अलग अलग सीट्स के लिए क्या कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने दो सीट्स जो है मैंने रखी हैं और दोनों सीट्स को मैंने पैरेलल रखा है एक दूसरे के, पैरेलल प्लेन सीट ऑफ चार्जेज। अच्छा, अब इनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या मान ली मैंने, एक के ऊपर सिग्मा 1 मान लिया, एक पे मैंने सिग्मा 2 मान लिया, लेकिन दोनों के ऊपर है कैसी पॉजिटिव। दोनों की जो पोलरिटी है वो सेम है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या अलग अलग है, ठीक है। ये आपकी पहली वाली सीट हो गई है, ठीक है। ये लीजिए पैरेलल सीट है, दोनों का जो एरिया है प्लेन सीट का वो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों सीट मैंने पैरेलल मान रखी है एक दूसरे के, ठीक है। अब देखिए इन दोनों सीट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों सीट की वजह से इस वाले रीजन में, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3, तीनों रीजन के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले इस वाली सीट को ध्यान से देखिए, इस वाली सीट के लिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बताओ, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या लगा दो सिग्मा 1, ठीक है ना। थिन सीट लेके चल रहा हूँ, थिन सीट लेके चल रहा हूँ तो उसके लिए कितना होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा, अब देखिए ये वाली जो सीट है इसके लिए इधर भी कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी कितना आएगा सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका सिग्मा 1 है तो मैंने सिग्मा 1 कंसीडर कर लिया है। इस वाली सीट के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने लेफ्ट में लिखा है, ये वाला मैंने राइट में लिखा है। तो राइट में यहाँ भी हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना ही होगा। तो मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा सिग्मा 1 अपॉन में कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात समझ में आई। अब आते हैं इस वाली सीट के ऊपर। इस वाली सीट के लिए राइट साइड में कितना होगा बताओ, सिग्मा 2 अपॉन में कितना आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन में कितना आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसके लिए इधर कितना आएगा बताओ, सिग्मा 2 अपॉन में कितना आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। और इस वाली सीट के लिए इधर भी कितना आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है दोनों सीट के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बारी बारी से यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, इन दोनों की भी क्या है सेम है, और इन दोनों की अपोजिट है। तो मैं क्या करता हूँ अपने साइन कन्वेंशन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या मान लेता हूँ नेगेटिव मान लेता हूँ और दूसरे को पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैंने पॉजिटिव मान लिया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ फिर से ऐड कर रहा हूँ, लेकिन विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव है इस साइड में है। तो ये आएगा -1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है ना। इस बार मैंने नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आएगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अच्छा, बीच वालों का क्या रोल है, जो इधर वाला उसको प्लस मान लीजिए, तो सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में इधर वाले को नेगेटिव मान लीजिए सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँ तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तीसरे वाले रीजन का इतना आ गया है, सेकंड वाले रीजन का इतना आ गया है और फर्स्ट वाले रीजन का इतना आ गया है, ठीक है ना। ये मैंने जनरल केस आपको समझाया है। अब जनरल केस के बाद में अगर मैं इन दोनों सीट के ऊपर चार्ज डेंसिटी को सेम कर दूं, दोनों को सेम पोलरिटी की कर दूं, अलग अलग पोलरिटी की कर दूं, मैग्नीट्यूड सेम कर दूं, तो अलग अलग केस बनेंगे। मैं आपको बताता हूं बारी बारी से। सबसे पहला केस लेके चलता हूं, दोनों प्लेट के ऊपर मान लीजिए आप सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा प्लस प्लस, ठीक है ना, सिग्मा सिग्मा प्लस प्लस, यानी दोनों पे सेम डेंसिटी है और सेम इसका मैग्नीट्यूड है। तो क्या करेंगे पहले वाले एरिया में बताइए क्या आएगा, E1 बताओ कितना आएगा, E1 आएगा। यहाँ पे सेम सेम है तो कितना आएगा बताओ, सिग्मा 1 और सिग्मा 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2 सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
तो इसके लेफ्ट साइड में कितना आएगा माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। राइट साइड में बताइए कितना आएगा E2, तो E2 कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन में क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट, यानी इधर आएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और उधर कितना आएगा प्लस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बीच की बात करते हैं, E3 बताइए कितना आएगा। E3 को ध्यान से देखो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 मतलब सिग्मा माइनस सिग्मा कितना आएगा 0, अगर दोनों सेम है तो कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट कितना आएगा 0। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 आ रहा है, साइड में 0 नहीं आ रहा है। इस केस में ना तो बीच में 0 आ रहा है ना साइड में 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसका अपोजिट केस लेते हैं। भाई मैं क्या करता हूं, एक पे तो मान लेता हूं पॉजिटिव, एक पे मान लेता हूं नेगेटिव, एक पे मान लेता हूं पॉजिटिव और एक प्लेट पे मान लेता हूं नेगेटिव, तो देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा बताओ, E1 बताओ सबसे पहले कितना होगा। E1 को देखो ध्यान से, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव क्या होगा, वैल्यू तो सेम है तो कितना आएगा 0 आएगा, तो E1 0 हो गया है। अब E2 बताइए, E2 को ध्यान से देखिए, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो एक को सिग्मा माने एक को माइनस सिग्मा, फिर से क्या हो गया 0 हो गया, तो E2 भी 0 हो गया। बीच वाले को देखिए, बीच वाले को देखिए, E3 इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1, सिग्मा 1 को मैंने क्या मान रखा है सिग्मा मान रखा है और सिग्मा 2 को मैंने माइनस सिग्मा मान रखा है, तो एक माइनस पहले से ही था और एक माइनस फॉर्मूले का और आ गया यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस एप्लीकेशन का। कैसे देखो आप ध्यान से इसको देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, दोनों प्लेट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, मतलब एक पे प्लस सिग्मा तो एक पे कितना है माइनस सिग्मा, मतलब जब भी दो पैरेलल प्लेट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन पोलैरिटी हो और दोनों प्लेट सेम साइज की हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, उस केस में उन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द गैप। क्यों, क्योंकि दोनों प्लेट का एरिया सेम रहेगा, तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और दोनों प्लेट के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में देखें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिल गया है कि अगर हम लोग सोचें तो दोनों प्लेट के बीच में बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो गया है। तो इस प्रकार से तो मैं एनर्जी को स्टोर करने का एक डिवाइस बना सकता हूं। अगर मेरे पास में दो कंडक्टर हो, दोनों के ऊपर अपोजिट और इक्वल चार्ज डेंसिटी हो, तो मैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर सकता हूं। यहीं से स्टार्ट हुआ था कैपेसिटर का ओरिजिन, क्योंकि कैपेसिटर जो आपका जो डिवाइस होता है वो एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है किन्हीं भी दो कंडक्टर प्लेट के बीच में। तो हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया था। आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन सेट ऑफ चार्जेज पैरेलल प्लेन सेट ऑफ चार्जेज होती हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको दो प्लेट के लिए सिखाया है, ऐसे मैं 50 प्लेट लगा सकता हूं और सभी प्लेट्स के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता हूं। तो आप जब भी देखोगे तो सबसे जो आउटर मोस्ट वाली जो प्लेट्स होती है उनके राइट साइड में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है, अगर पोलैरिटी क्या होती है अपोजिट होती है तो, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं दोनों को माइनस भी मान सकता हूं, दोनों को प्लस मैंने मान ही लिया था। अगर दोनों को नेगेटिव मानते हो तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड में नेगेटिव हो जाएगा। और दोनों साइड में आप पहले वाले को पॉजिटिव दूसरे वाले को पॉजिटिव मान रहे हो तो इसका मतलब इधर वाले का नेगेटिव होगा इधर वाले का पॉजिटिव हो जाएगा, बीच में 0 होना ही है। सेम पोलैरिटी बीच में 0 होगा, अपोजिट पोलैरिटी साइड में 0 होगा, बीच में 0 नहीं होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हम लोग जब आगे चलेंगे कैपेसिटर में पढ़ेंगे, कंडक्टर्स में चलेंगे आगे, तो वहां पे हम लोग इस एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो आई होप आप आज जो हमने गोज लॉ जो है, गोज थ्योरम जो है उसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और गोज लॉ को अच्छे से पढ़ा। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे गोज लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है हमने छोड़ दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर एक वीडियो जो है जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप जुड़े रहिए फिजिक्स गुरु चैनल से और धीरे धीरे जो है सभी चैप्टर्स की वीडियो आएंगी। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम लोग जो है टॉपिक्स को थोड़ा सा डीपली लेके चल रहे हैं। अगर हम लोग बोर्ड्स की अगर बात करें तो जल्दी सिलेबस आपका खिंच जाता है आगे की तरफ, लेकिन हम लोग थोड़ा सा IIT और JEE और नीट के लिए भी हम लोग आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इस चीज़ को आगे तक पहुँचने में, क्योंकि अभी आपका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसमें हैं समझने के लिए। और उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है जो आपको सीखने में बहुत मजा आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और हमारे चैनल को जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपने साथियों के साथ में, और आपके साथी जो स्टूडेंट हैं जो कि इस लॉकडाउन की स्थिति में जो है अपनी पढ़ाई जो है नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।